नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा की नई कड़ी के साथ आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जैसे जैसे हम अपने सोपान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी कड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारा जो दायित्व है वो भी बढ़ता जा रहा है। उसी दायित्व को के निर्वहन के लिए आज हमने बहुत ही विशेष अ, विषय चुना है और उस विषय पर विशेष वक्ताओं को हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है। और आज वाकई हिंदी साहित्य संस्थान के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आज एक से बढ़कर एक जो वक्ता हैं वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम 150 कड़ी से एक कदम पीछे हैं, यानी कि 149वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 3 सालों से लगातार परिचर्चा हम चलाते आए हैं, हर विषय पर हमने बात की है और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम उन अ, मैं अपराधी की श्रेणी, हालाँकि हमने टॉपिक ही ये रखा है, हमारा विषय है कि अपराधियों के पुनर्वास में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ अपराधी शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि वो भी इंसान हैं। अगर पश्चाताप की अग्नि में जलकर, वो तो ईश्वर भी कहते हैं कि पश्चाताप की अग्नि जो होती है वो अच्छे जो गुनहगार होते हैं उनको अ, एक बेहतर इंसान बना देती है। तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं और एक इंसान की श्रेणी में हम उनको रखेंगे। और सबसे अनोखी बात आज की परिचर्चा में ये है कि आपने देखा होगा कि हमने पोस्टर में एक फोटो ब्लैंक छोड़ी थी। हमारा गौरव है, हिंदी साहित्य संस्थान का गौरव है कि जिस फोटो को हमने एक काल्पनिक नाम दिया था, आज हमारे साथ कृष्णा चंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। हमारे उस फोटो फ्रेम को जो हमने रिक्त रखा था, उस रिक्त स्थान की पूर्ति आज कृष्णा जी के रूप में हो गई है। तो जिस काल्पनिक नाम की मैं बात कर रही हूँ वो कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी अपनी आप बीती बताएंगे और जिस गंभीर मुद्दे पर हमने आज बात करने की सोची, उस गंभीर मुद्दे से कृष्णा जी का बिल्कुल नजदीकी मामला है, एक गहरा ताल्लुक है। तो कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ। पूरा हिंदी साहित्य संस्थान ही नहीं, पूरा भारत, पूरा विश्व आपके इस हौसले को सलाम करता है कि आप बिना अपनी पहचान छुपाए हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं और आने के लिए आपने न सिर्फ हामी भरी है, बल्कि अपनी बात हमारे पटल के माध्यम से समाज के सामने रखना चाहते हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा की तरह, चूँकि जब हम किसी भी इस तरह के विषय पर हम बात करते हैं, तो एक मनोचिकित्सक का होना बहुत ज़रूरी होता है और डॉक्टर शिवांगी हमेशा हमारे साथ होती हैं जब मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरी छोटी बहन है, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़ गए हैं। रुपेश जो कि अ, न सिर्फ ऐसे लोगों के सहयोग में रहते हैं, या मैं कहूँ कि आर्ट एंड लिविंग के टीचर हैं और ज़िंदगी को जीने का जो एक सलीका है, एक कला है, वो इनमें कूट-कूट कर भरा हुआ है। और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए रुपेश, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। और तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये रुपेश की ही पहल है कि कृष्णा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इंदिरा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। इंदिरा मिश्रा जी, आपका, डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप पहले भी कई बार आ चुकी हैं और मज़े की बात ये है कि किरदार ज़िंदगी का आप हिस्सा रह चुकी हैं। आप महिला अपराध एवं बंदीगृह मामले की विशेषज्ञ हैं और ये हमारे लिए चूँकि हमने हमेशा से कोशिश की है कि जैसा विषय हो, वक्ता भी वैसे ही हो। और एक ख़ास वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तिहाड़ जेल से लाइव हैं, राजेश सर, राजेश कुमार जी। बहुत-बहुत अभिनंदन है। वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, जैसे ही उनका नेटवर्क साथ देगा, हमारा सौभाग्य है, उनका बड़कपन है कि ऑन ड्यूटी जुड़े हैं हमसे बात करने के लिए और बहुत ही सरल, संजीदा व्यक्तित्व के धनी। और मैं मिल भी चुकी हूँ
तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर और आज की इस परिचर्चा में वो अपनी बात रखेंगे, 4 चाँद लगाएँगे। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बोल चुकी हूँ मैं, अब मुझे लगता है कि अब बोलने की जो बारी है वो वक्ताओं की है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ पटल के जो मुख्य सलाहकार हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारे पास आज खजाना है समाज को देने के लिए। चलिए परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कृष्णा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ और राजेश सर पुनः आपका अभिनंदन है और ऑन ड्यूटी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप हमारे साथ हैं और हम पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कृष्णा जी, मैं चाहूंगी कि हमारे पटल के माध्यम से, चूंकि हमने जो विषय चुना है वो विषय वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए। आप अपनी आप बीती से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करिए और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सभी को नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम 3 मुद्दे पे बात करना चाहते, आपको भी नमस्कार। मैं तीन मुद्दों पे बात करना चाहूंगा जो मेरे जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। पहला तो मेरे ऊपर जो भी केस हुए, वो केस जो थी वो आपका 28/3/1994 की केस थी। 28 मार्च 1994 की केस थी। उस दिन FIR हुआ, लेकिन उस दिन मेरा नाम नहीं दिया गया। उसके 8 दिन के बाद 4/4/1994 को मेरे नाम को डाल दिया गया। इतने 1994 में जो केस हुई उसका फैसला 20 अक्टूबर 2012 को उसका फैसला आया। लगभग 18 से 19 साल लगे उस फैसले को आने में, लोअर कोर्ट के फैसले को आने में। 1994 मार्च के महीने में केस की FIR होती है और 20/10/2012 को इसके फैसले आते हैं लोअर कोर्ट के। इस दौरान बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई और इतनी समस्याएं, अगर आपके जीवन में कभी एक FIR हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद समझ लेना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने केस से संबंधित बात करूंगा, फिर जैसे मुझको सजा हुई मैं जेल चला गया और जेल जाने के बाद मैंने अपील किया। उसी महीने अक्टूबर में ही अपील किया हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा अपील स्वीकार किया गया और वो केस फाइनली क्लियर किया गया 20/10/2023 को। जजमेंट सुनाया गया कि नहीं, आप निर्दोष है। या निर्दोष नहीं बोल के ये लोग बोले क्या कि आप जो है जो भी सजा खट लिए, अभी आपको छोड़ दिया जाता है, आप चले जाइए घर। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि अगर 1994 में एक केस होता है और 2023 में अगर वो केस का निपटारा होता है, मेरे पूरे जीवन में मात्र यही एक केस थी, उसके अलावा मेरे ऊपर कोई केस ही कभी नहीं हुआ है। मैं केस के मुद्दे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोर्ट के जो भी प्रोसेस हुई उस पर बहुत सारा समय मेरा बर्बाद हो गया और अंत में मेरे पक्ष में फैसला आया, हाई कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला दिया गया और हमको छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान में चला, ये मेरे
ये बात मैंने बोला, ये से कोर्ट से संबंधित थी। अब मैं जेल से संबंधित बात करना चाहूंगा। जब मैं जेल 20/10/2012 को सजा हुई, मैं जेल के अंदर चला गया। वहां पर हुआ क्या कि मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी, बाहर काम धंधे वाला आदमी था। मैं शेयर ट्रेडिंग का काम करता था बाहर। जब अंदर गया तो मुझको समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे हुई मातुलन को पूरी तरह से बिगाड़ के छोड़ दी। उसी दौरान कुछ लोगों ने मुझको बोला कि आप इस जगह योग की क्लास चलती है, आप वहां जाइए, वहां पर आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे जो बाहर से आते हैं और योग करवाते हैं। मैं वहां गया, वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ टीचर आए हुए थे और उन लोगों ने मुझको कुछ मेडिटेशन ट्रिक्स बताए, जिसका नाम सुदर्शन क्रिया है, जो गुरुदेव के द्वारा जो करवाया जाता है। और उसके बाद से मेरी जो मन स्थिति थी, या फिर मेरा स्थिति कुछ सुधार होने लगा। और फिर चूंकि प्रिजनर थे तो कुछ काम भी करना था, तो मैंने शिक्षा का काम वहां पसंद किया कि मैं शिक्षा, क्योंकि मेरे में पढ़ाने की वजह से शक्ति थी, मैं बाहर भी पढ़ा चुका था, पढ़ाया था स्कूलों में। तो मैंने क्या किया कि वहां के स्कूलों में इलिटरेट लोगों को सबसे पहले पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद इग्नू के द्वारा जो भी क्लासेस होते थे उनका भी क्लास लेता था। उसके अलावा जितने तरह के वहां पर श्रम संबंधित कोर्सेस होते थे, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स थे, इलेक्ट्रिशियन कोर्स थे, और खेती से संबंधित बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती थी। सभी का मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ जेल के अंदर में। और साथ में पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पे भी काम किया हूँ। रांची कोर्ट के द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर बनाया गया था। इसमें जो भी प्रिजनर है उनको कानूनी सलाह देना, जस्ट बिहाफ में कुछ लॉयर्स आते थे, और आने के बाद में उनके साथ मेरी एक मीटिंग होती थी, और जो भी प्रिजनर्स को कानूनी सलाह की आवश्यकता होती थी वो भी मैं उन लोगों को दिलवाता था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं वहां का योग टीचर ही बन गया धीरे धीरे करके। साल भर के अंदर वो मैंने योग का टीचर ही बन गया, और योग मेरे अंडर में आ गया। अब पिछले 10 वर्षों से मैं जेल के अंदर योग का ही काम किया और दूसरा कोई काम नहीं किया। एजुकेशनल पार्ट जितने भी होते थे रांची जेल के अंदर, सभी का मैं हिस्सा हुआ करता था। जितने तरह ट्रेनिंग हुए, इग्नू के क्लासेस हुए, या जो भी बाहर से आते थे विजिटर्स, और उनको भी मैं अटेंड करता था। हाँ, साथ में और सारे बहुत कार्यक्रम वगैरह होते थे। जैसे कि जेल के अंदर कोर्ट भी लगती है, तो वहां पर का भी मैं हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से जितने भी अच्छे काम थे सभी करता। लेकिन इसमें क्या था कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मॉरली। मेरे दिमागी संतुलन को ठीक रखने में इसका 100% जो है योगदान रहा। कृष्णा जी, एक सवाल है कि आज की परिचर्चा, जैसे कि हमने जो विषय चुना है उस विषय के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अपना कल बताया कि आप किस तरीके से सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कृष्णा जी किसी कहते ना कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। किसी दूसरे की सजा को काटा इन्होंने, 12 साल इन्होंने अपने जेल में बिताए, एक सुनहरा भविष्य इनके कदम चूमने के लिए ललायित था। उस वक्त पूरा समय ये तमाम जो लोग बैठे हैं इस वक्त परिचर्चा में, जो स्क्रीन पर बैठे हैं, जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, उसके अलावा जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, वो सब समाज का हिस्सा है। तो समाज सुने कि एक व्यक्ति है, ये सिर्फ कृष्णा की बात नहीं है, ये तमाम उन सभी लाखों कृष्णा की बात है जो इस तरह से
कहीं न कहीं दोषी ज़बरदस्ती दोषी करार दिए जाते हैं, उनका भविष्य दाँव पे लगता है। वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनका जो सुनहरा समय है, वो समय बंदी गृह में या कारागार में या इस तरह से बर्बाद होता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? दूसरी बात कृष्णा जी, आज जब आप आज़ाद हैं, जब आप जेल से बाहर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग की बात आप कर रहे हो, तो वो बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है गुरुदेव का समाज को। आज आप समाज से क्या चाहते हैं? क्या आपके आगे बढ़ने में या फिर आप कुछ करना चाहते हैं? परिवार का क्या सहयोग मिल रहा है या आस-पड़ोस के लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है? क्योंकि हम जिस मुद्दे पर आज बात करने आए हैं, वो आपकी आप-बीती नहीं है, वो तमाम कृष्णा की आप-बीती है और हम इस पटल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहते हैं। तो आप ये बात हमें ज़रूर बताएँ ताकि हम इस परिचर्चा को गहन अध्ययन की ओर लेकर जाएँ। तो कृष्णा जी, आप ये बात बताएँ हमें। धन्यवाद। ऐसा है, कोर्ट का जो भी मैटर था वो मैंने आप लोगों को बतलाया, जेल से संबंधित जो भी मामले थे वो बतलाए। अब मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं निकला जेल से बाहर 20 को मैंने रिलीज हुआ। हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप अब घर जा सकते हैं। जब मैं घर आया तो 2 या 3 दिन तो अच्छे से रहने के बाद में किसी का भी रिस्पांस, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदार, किसी का भी रिस्पांस अच्छा नहीं रहा मेरे प्रति। सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरी पत्नी कॉलेज में लेक्चरर है। बच्चा मेरा जो है वो 10th क्लास में पढ़ता है। आज 2023 में अक्टूबर में निकले हुए आज इतना दिन हो गया, मैं अपने बच्चे से हाफ एन आवर बात नहीं किया हूं। आधे घंटे भी मैंने बात नहीं किया है। ये मेरी सबसे बड़ी दुख की बात, मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। इससे आगे मैं बयान नहीं कर सकता हूं। घर की जो संपत्ति है वो मुझको नहीं दी जा रही है। पत्नी मेरे साथ नहीं रहती है। उसने स्पष्ट कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, कोई भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। आज के डेट में मेरे पास खाना चूल्हा नहीं है या खाना खाने के लिए एक बर्तन नहीं है। थाली समझ रहे हैं? थाली नहीं है मेरे पास। और ये बात मैं पूरा गारंटी के साथ करता हूँ, अपने अंदर की पीड़ा को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। कि समय मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। इतना ही समझ लेना है कि मेरा अंदर से बाहर निकलना ज्यादा दुखदाई मेरे लिए ये हो रहा है। काम की तो बात छोड़ दिया जाए, पिछले 4 महीने से मेरी माँ के द्वारा मुझको 9,000 रुपये महीना दिया जाता है। और वो किस पर से, एक बूढ़ी माँ 75 ईयर्स ओल्ड, वो मुझको 9,000 रुपये पैसा हर महीना देती है। पत्नी और बच्चे दूसरे जगह रहते हैं, मेरे साथ नहीं रहते। भाई और उनके बच्चे, पत्नियां सभी अपने अपने हिसाब से रहते हैं, वो भी मेरे साथ नहीं। तो मैं अकेला 10 बाय 12 के एक रूम में, एल्वेस्टर्स के रूम में रहता हूँ। जबकि मेरी माँ की इनकम रेंट, भाड़ा के पैसे से, रेंट के जो पैसे आते हैं उससे मिलती है। और बाकी भाइयों को सभी जगह अपने हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर लिए हैं। अभी जब देने की बारी आई मुझको, तो उस वक्त उन लोगों का कहना है कि आप खाली पड़ा हुआ जमीन है, वहां जाके अपना जो करना है कर सकते हैं, इस जगह आपको बोलने का अधिकार नहीं है। इस तरह का मैं बहुत जबरदस्त सामना कर रहा हूं।
बस यही समझ लीजिए कि इतना अंदर से दर्द हो रहा है, इतना अंदर से दर्द हो रहा है, कुछ कहना नहीं है। पूरे जीवन मैं अकेले गुजार रहा हूँ। एक बार के लिए आत्महत्या का भी मैंने सोचा, दिमाग में आया कि आत्महत्या कर लेना इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं योग प्रत्येक दिन करता हूँ। कृष्णा जी, आप ऐसा नहीं मैंने करेंगे शराब का भी सहारा लिया और नशे का भी सहारा लिया, वो भी 4-5 दिन के अंदर वो भी खत्म हो गया, इसलिए कि पैसे खत्म हो गए। उसके अलावा जो है अपराध का भी सहारा लेना चाहा तो उधर भी मन नहीं गया कि अपराधी किया जाए। अब कृष्णा पूरे जी, दुनिया वाले मिल के अगर अपराधी घोषित ही कर दिए हैं, जब बाहर निकलने के बाद मैं चाह रहा हूं कि अच्छे से अपना जीवन गुजारूं, लेकिन सभी का ऐसा सोच है कि हाँ इसी रास्ते पे इसको ढकेल दिया जाए, तो उस ओर भी जाने का प्रयास किया, लेकिन उस ओर भी जा नहीं पाया। अब मैं क्या करूं ये मुझको ही समझ नहीं आ रहा है। कृष्णा जी, आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, और हम सब आपके साथ हैं। हमारा सहयोग आपको मिलेगा, और तमाम सुधी श्रोता जो उस वक्त उस पटल के उस पार हमें देख सुन रहे हैं, वो सब आपके प्रति संवेदना रखते हैं, और सब बहुत सारे संदेश आपके लिए भेज रहे हैं। संजय जी ने लिखा है, बहुत दुखद है, अफसोस है। और सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर रखिए चारी। बिल्कुल सही कहा है, कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता है। और सभी आपको जैसे कि योग ने आपकी जान बचाई, और योग ने आपको जीने का जो एक सलीका है वो दिया है। हम बहुत क्या कहूं कि अचंभित भी हैं कि आप सामने आकर आपने वो सारी बातें कह दी बहुत आसानी से, जो बहुत लोगों को बहुत समय लगता है बोलने में। और समाज के कुछ प्रतिष्ठित वक्ता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कृष्णा जी की आप बीती हम सब ने सुनी है, और सिर्फ कृष्णा जी की बात नहीं है, तमाम उन सभी कृष्णाओं की बात है जो कहीं ना कहीं, देखिए इतने सारे आंकड़े लेकर मैं बैठी थी। 5 लाख से ज्यादा कैदी हैं, और 4 लाख से ज्यादा अभी भी हैं। कैपेसिटी उतनी नहीं है उसकी जेल की, जितने कैदी ठूसे हुए, वो सब धरा का धरा रह गया। कृष्णा जी की बात सुन के मैं कोई आंकड़ा नहीं पेश कर पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमें कृष्णा जी के लिए न्याय की तलाश है। और सबसे पहले तो रुपेश, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, और कृष्णा जी से मिलवाने के लिए आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कृष्णा जी ने अपनी बात रख दी है। आर्ट एंड लिविंग के आप टीचर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए भी। और जैसे कि कृष्णा जी ने एक प्रश्न छोड़ दिया है समाज को आईना दिखाते हुए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ, और मुझे जीने नहीं दिया जा रहा। जब परिवार के सदस्य ही नहीं अपनाएंगे तो समाज की भूमिका बाद में आती है। तो क्या कहेंगे आप रुपेश? और क्योंकि बहुत संवेदनशील माहौल हो गया है, बहुत संवेदनशील विषय है, तो मैं चाहूंगी कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपनी जिम्मेदार सोच को यहाँ पर दर्शाएं। रुपेश, स्वागत। धन्यवाद आप सबों का। कृष्णा जी ने बड़े दिल खोल के अपनी बात कही। जब मैं कृष्णा जी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात कर रहा था, तो मुझे भी था एक सही मैसेज, एक्चुअल जो ट्रूथ के साथ समाज के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मन की बड़ी पीड़ा है। क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर जेल में काम कर रहा हूँ, और अभी तक करीब 3000 प्रिजनर्स को अलग अलग स्किल्स के थ्रू हमने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से हम जेल के अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उनकी मन स्थिति ठीक हो, उनको जीवन में एक होप हो, उनके जीवन में एक सकारात्मकता आए, और वो कहीं ना कहीं देश, समाज और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके। इसमें हमारा बहुत जोर लग रहा है। बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, वॉलंटियर्स पूरी जान लगा देते हैं इनके जीवन के लिए। लेकिन
मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी मुश्किल के बाद जब हम अंदर रहते हैं तो हर कोई बोलता है कि बस एक बार निकलना है बाहर। उस पेन के साथ वो रहता है कि जिस दिन मैं निकलूंगा ना तो दुनिया कुछ और होगी, मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन जब मैं मिलता हूँ बाद में उनसे तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भैया अंदर ही सुखी थे, बाहर आकर के गलती हो गई। क्योंकि बाहर जो समाज का एक क्रूर जो रवैया है वो जेल की यातनाओं से ज्यादा बड़ा है। तो जो समाज है, परिवार है, ये सही बात पूछा जाए तो ये जेल से ज्यादा बड़ा जेल है जो लोगों को मानसिक, शारीरिक हर तरीके से तोड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चोट अपने देते हैं, है ना, उसका घाव बहुत गहरा होता है। फिर भी एक इंसान परिस्थितियों से लड़ सकता है, जीवन में जूझ सकता है, लेकिन जब घर परिवार और आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो वो वेदना शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और इस बात को कृष्णा जी की बात से हम बड़ा इत्तेफाक रखेंगे कि मैं उनसे मिला हूँ जेल में, मैं रेगुलर उनसे मिलता था क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करते थे हमारे सारे प्रोग्राम्स को। तो कोई भी हमें अंदर काम करवाना है, नए पार्टिसिपेंट्स लेके आने हैं, उनके एग्जाम्स कराना है, तो उसमें वो हमारी सहयोगी थे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। तो मैं बहुत गहराई से उनके साथ जुड़ा रहा। और जब भी जेल के अंदर रहते थे तो बड़े खुश होते थे कि मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है ना, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी माँ, सभी लोग बहुत संपन्न हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी भी अच्छी जगह पे है, खाने पीने रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है कॉलेज में। इस बात को लेके बड़ा गर्व था इनके अंदर। और ये इसी उम्मीद के साथ जी रहे थे कि जिस दिन मैं निकलूंगा ना सब कुछ तो अच्छा है, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो इनके अंदर जेल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके जीवन में, ये बहुत अच्छा कर रहे थे, खुश थे। और आज जो एक निराशा भरी बातें हमने कृष्णा जी से सुनी, मैंने पिछले जेल में रहते हुए कभी उनके मुख से नहीं सुनी। हमेशा एक उत्साहित रुपेश, इंसान होते हैं जेल में। बिल्कुल रुपेश, आपके पास हम आएंगे। सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो बार-बार उनका नेटवर्क चला जाता है, तिहाड़ से लाइव है वो, दिल्ली तिहाड़ से। तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी देर आपको रोकते हैं और सर के पास चलते हैं क्योंकि सर ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। तो सर पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कृष्णा जी की नहीं, हम तमाम उन सभी व्यक्ति की विशेष की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो कानूनी लचर-पचर व्यवस्था है उसके शिकार हो जाते हैं, अपना बहुत ही कीमती समय जेल में व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं। व्यतीत करना मुझे लगता है कि ये गलत शब्द होगा, बर्बाद करते हैं क्योंकि वो फँस जाते हैं किसी न किसी केस में, जैसे कि कृष्णा जी ने कहा। सर आपको रोज़ इस तरह के कैदी मिलते होंगे और जब वो रिहा होते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि अच्छे से जीवन जीना, दोबारा से जेल में मत आना या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर मत आना। इस तरह की जब आप बात करते हैं, आप भी एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और एक समाज की एक अलग रूपरेखा होती है जब कैदी बाहर जाता है। जब इस तरह की परिस्थिति आए, एक जेलर होने के नाते जो आपका दायित्व रहता है जेल के अंदर, जेल के बाहर आप एक समाज का हिस्सा हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, इस केस के बारे में या तमाम कृष्णा के बारे में? स्वागत है सर। जी सर। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, अरे यहीं भेज दे, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ एक बारी ना। ठीक ठीक जी 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 सर। सर मैं सवाल दोहराऊं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आवाज आ रही है सब मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। सुन पा रहे हैं। क्या मैं सवाल दोबारा से दोहराऊं? हाँ, मैंने कृष्णा जी की बात सुनी। मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी 35 साल हुए तिहाड़ जेल में जॉब करते हुए, कि लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है। बाहर भी स्ट्रगल है, जेल में भी स्ट्रगल है। हम कोशिश बहुत करते हैं कि हम जितना भी अपना बेस्ट दे सके, अपना बेस्ट हम देते हैं और हमेशा देते रहेंगे जब तक जेल की नौकरी में है। जैसा कि आपने आज विषय रखा था पुनर्वास,
पुनर्वास में हमारे यहाँ छूटने के बाद तिहाड़ जेल से आर्थिक मदद दी जाती है और इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है और हमारे एनजीओस भी हमारे साथ काम करते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एनआईओएस है, इग्नू है, जिनसे कि ये अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर अपना बेहतर जीवन व्यतीत करे। और रिहा होने के बाद भी हम किसी ना किसी की हेल्प किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सा अभी जेल बंद करनी है, तो मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूं आज के लिए। मैं कृष्णा जी को यही कहना चाहूंगा कि संघर्ष करते रहो, लाइफ में सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने कम से कम इतना तो बताया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों को क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती हैं, या कृष्णा जी के प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं। और रुपेश, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए क्योंकि मैंने रोक दिया था आपको। जी जी, राजेश जी ने सब बताया, धन्यवाद सर। कि काफी काम हो रहा है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर पहले तो ये जेल हुआ करता था, आज इसका नाम बदल के सुधार गृह रखा गया है सरकार के माध्यम से, जो एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंदर पूरी कोशिश करी जाती है कि किस तरीके से उनका भविष्य भी सुनिश्चित हो, वो वर्तमान में भी करें। लेकिन जो समाज के रवैये पे हम लोग बात कर रहे थे कि समाज का जो रवैया है बहुत सकारात्मक करने की जरूरत है। आज जैसे जेल में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके सर्टिफिकेट में हम ये लिख नहीं पाते कि ये जेल में ट्रेनिंग किया है, क्योंकि हमें इस बात का डर होता है कि यदि उस सर्टिफिकेट में ये लिखा हो कि इन्होंने ये ट्रेनिंग जेल में करी है तो बाहर निकलने के बाद उनको काम ना मिले, काम मिलने में समस्या आएगी। तो उस सर्टिफिकेट में भी हम जेल नहीं लिख पाते। जबकि जैसा कृष्णा जी के लिए जैसे लोगों को बड़ी करेज की जरूरत है कि आप अपनी पहचान को बिना छुपाए समाज के सामने आकर अपनी बात को रख पा रहे हैं, बिना अपनी पहचान को छुपाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारे समाज के अटूट अंग है, हमारा ही अंग है। कृष्णा जी जैसे हजारों लाखों लोग ये हमारे ही अंग हैं। और जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी हुई, आप किसी क्राइम में फंस गए या फिर आपने क्राइम अटेम्प्ट ले भी लिया है ना, तो वो आपका पास्ट था। आज वर्तमान में आप किस सोच के साथ जीवन में चल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, और हमें इसका सम्मान करने की जरूरत है। यदि आप भूतकाल को देख करके आज आप धारणाएं बना करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम हजारों और लाखों नए क्रिमिनल्स तैयार करेंगे, अपराधी तैयार करेंगे अपने समाज में, जो हमारा समाज शायद इस बात के लिए तैयार नहीं है। एक अटेम्प्ट यदि किसी ने गलती कर दी है या उससे गलती हो गई है, मैं बोलता हूं हम सबने जीवन में कभी ना कभी गलती करी, तो कहीं ना कहीं उसे माफ करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मुझमें और बाकी जितने भी लोग हैं जो जेल आज तक नहीं गए, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि हमारी किस्मत अच्छी है। इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है मुझमें और कृष्णा जी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है कि हम नहीं जा पाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और एक प्रश्न चिन्ह है समाज के जो दकियानुसी सोच है या उसका रवैया है, क्योंकि और मैंने इंदिरा जी को देखा था कि जब वो तिहाड़ जेल के बारे में बता रहे थे राजेश जी, तो इन्होंने ऐसे ऐसे इशारा किया। मैं उनकी बात पर जरूर आऊंगी क्योंकि मुझे चूंकि एक पत्रकार होने के नाते ये एक पोर्टल है, पोर्टल में ये पत्रकारिता ही चल रही है, ये न्यूज टेलीकास्ट हो रहा है, तो मुझे फील होता है कि मैं भी पत्रकार हूँ और पत्रकार कुरेदने की उसको बीमारी होती है। तो डॉक्टर विनीता साहनी ने बड़ा अच्छा एक संदेश लिखा है कि रात के बाद दिन होता है और दुख के बाद सुख आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस तमाम बातों पर हम आएंगे। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभिनंदन करती हूँ। स्टैंड इन स्क्वाड के नाम से एक आईडी आई है, नाइस डिस्कशन लिखा है उन्होंने, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को इतना वायरल कर दें, इतने लोगों तक पहुंचा दें कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस परिचर्चा को हमने आज रखा है, हमारा जो उद्देश्य है तमाम उन कृष्णाओं के लिए जो कहीं ना कहीं जुल्म के शिकार हुए हैं,
उनको एक सहारा भी मिले और समाज अपना उत्तरदायित्व भी समझे। रुपेश, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगी। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, सागर जी आपसे मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, हजारों निर्दोष लोग जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। और इंदिरा जी, सबसे पहले तो आप असहमत थी राजेश जी की बातों से, जैसा कि मुझे लगा। उसके बावजूद उस बात पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि आपने भी जेल में रह के जो कैदी हैं उनके ऊपर आपने पीएचडी भी की हुई है, तो आपका ये चोली दामन का साथ रहा है। तो कृष्णा जी की आपने बात सुनी, आपने रुपेश की बात सुनी, राजेश जी ने भी अपना पक्ष रखा, हालांकि उनके पास समय नहीं था, फिर भी वो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हम बहुत आभारी हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? और मैं चाहूंगी कि आप 10 मिनट में अपनी बात खत्म करें। जी। विभा राज जी, धन्यवाद। आपने इतना खूबसूरत विषय आपने चुना। सच में साधुवाद। मेरे हृदय से जितना भगवान छठी मैया का जो भी हमने पूजा में समर्पण किया है, आशीर्वाद आपको लगे, आपके परिवार को लगे। ये विषय और जिनको आप लेकर आई हैं, सच में लोग कहते हैं ना कि पुण्य करने के लिए आपको मंदिर में जाना चाहिए, पुण्य करने के लिए सुबह शाम आरती बंदन करना चाहिए। आपने एक पुण्य का काम किया ये विषय उठा के। सबसे पहले मैं ये भाई जो कृष्णा जी हैं, बड़े भाई, मैं आपको आश्वासित करती हूँ कि इस पटल के माध्यम से मैं आपके साथ पूर्ण तरीके के साथ हूँ। आपकी पता है गलती क्या है? आप जेल में रह के, और जो रुपेश भाई है ना, आप एक अच्छे इंसान के रूप में आपने अपने आप को रखा, ये आपकी गलती है। इसलिए समाज आपको बहिष्कार कर रहा है। समाज में जब बाहर आते हैं, मेरा जो विषय था वो महिला अपराध, महिला प्रिजनर्स के ऊपर में था। विमेन एंड क्राइम, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ वुमेन प्रिजनर इन दिल्ली। उसमें मैंने तिहाड़ जेल में काफी हद तक उनके बाड़ में बंद होके उनके साथ मैंने उनके पूरे जीवन को अध्ययन किया है। मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जेल से लोग बाहर आते हैं, महिला और पुरुष थोड़ा अलग है, मतलब प्लीज इसको जब समाज में एक जो जेंडर है उसको समझे बगैर समाज का पूर्ण ढांचा आप नहीं समझ पाएंगे और ना उसको व्याख्या की जा सकती है। मेरे अध्ययन के दौरान और इस सारे प्रूफ के तौर पे मैं आपको सारा प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे ही जेल से जब पुरुष आते थे ना, और जिसने इस ढंग से घटना या अंजाम देकर और जब बरी होके आते थे, जैसा भी, या तो ट्रायल पे या उनको मतलब बीच में ही जमानत मिल गई या पूर्ण रूप से बाहर आए, शहादरा और बहुत दिल्ली के ऐसे नंद नगरी ऐसे जगह में मैं जाके, वेलकम थाना है वहां पे भी जाकर, उन लोग जब छुट कर आते थे, माला पहन कर आते थे, डम 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 पूरा मोहल्ले में बसता था, अरे भैया आ गया, और कॉलर ऊंचा करके चलते थे, और पूरे मोहल्ले वाले दहशत में होते थे, भैया पंगे मत लेना है, ये तिहाड़ होकर आया है, समझ लीजिए बात को, वो तिहाड़ होकर आया है। और उसकी शान में लोग, अरे भैया सलाम, वहां पे कहीं अगर पान का दुकान है, लोग फ्री में उनको पान खिलाने के लिए आगे बढ़ते थे, क्योंकि वो एक अपराधी का एक तगमा लेके और उसको सुशोभित करके आ रहा है। हमारे कृष्णा भाई जैसे इंसान बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट में आते हैं, जो समाज में अपने आप को बदलाव और परिवार जहां एक स्टिग्माइज इनको करके अलग करे। क्या उन्होंने बोला कि मैं दोबारा, मैं सोचता हूं मैं मर जाऊं, मैं अपराध के तरफ जाऊं, क्या मैं समाज में ऐसे ही एक्सेप्टेंस होगा? इस बीच में जब इनकी, तो पुरुष की तरफ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपराध को छोड़ दिया, आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए रहते रहते वो जैसे कह रहे मैं कोऑर्डिनेटर बन गया और योगा, अरे आप कुछ नहीं बने, आपके अंदर में जो अच्छी आत्मा थी वो जागृत हुई और आपको हर चीज करने में आपका मन उसके साथ जुड़ गया। तो ऑब्वियसली आज भी आप चाह कर भी गलत काम अब नहीं कर पाएंगे, और ऐसे लोगों को समाज में स्वीकार ना करना कितना पीड़ा की बात है। अब समझिए बात को।
जैसे ही जेल से निकलते हैं, ये आकर आपके स्क्रीन पे बोलना, ये कोई साधारण चीज नहीं है विभा जी। ये अंदर से बहुत अगर हिम्मत होती है ना, तब अपने लोग अपराध और ऐसी बातों को स्वीकार करने के लिए ना बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो इंदिरा जी क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता है आपको? ये इस विषय के इनके साथ में जो दूसरा है, क्योंकि मैं जेंडर के साथ में मैं जुड़ी हूँ, तो उसकी बात भी सुन लीजिए। ठीक है, आप जैसे ही एक महिला, मैं उन अपराधियों के लिए, और अपराधी जो शब्द बोल रही हूँ ना, आगे जाकर ये अपराधी शब्द बहुत गलत है, बहुत गलत है। उनको बंदी बोलिए ना। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अपराधी ही हैं? जब जेल से महिला बाहर आती थी और उनके लिए जो पुनर्वास की व्यवस्था मैं करती थी, उनके लिए उनके जेल के अंदर, ये अगर तिहाड़ के जेलर साहब सुन रहे होंगे, तो मुलाकाती कही जाती है, जो उनसे मिलने के लिए विजिटर होते हैं, उनको विजिटर मुलाकाती कही जाती है, ठीक है। वो बेचारी तरसती थी कि हमारे घर से कौन आया। और जो ओल्डर एज की महिलाएं थी, अब एजिंग पे भी समझिए, एक जेंडर और एज पे भी समझिए, उनके घर से कोई भी व्यक्ति मिलने नहीं आता था। वो तरस जाती थी कि हमारे घर से भी कोई है क्या, कोई उससे मुलाकाती नहीं आता था। और जब परिवार पता करके वहां से, परिवार से अगर संपर्क किया जाता था, नहीं हमारे घर में बेटियों की शादी है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो तिहाड़ में है, किसी को पता नहीं, चाहे वो अपराधी हो या मतलब अंडर ट्रायल को कैसे आप अपराधी कह सकते हैं? वो सिर्फ बंदी है, अंदर बंदी है, उसके ऊपर तो अभी कन्विक्टेड होने का कोई है ही नहीं है। तब भी अब जेल के अंदर जाते हैं इंदिरा जी, 90% केस में तो यही होता है, अंडर ट्रायल ही लोग रहते हैं अंदर, केस साबित भी नहीं होता। बहन जी, जो आप बात कह रही हैं ना, जब हमने जामिया में अपना प्रेजेंटेशन से शुरू किया था और लोगों को लगा कि अच्छा पुलिस में महिला अपराध में क्राइम अगेंस्ट विमेन आप कर रही हैं चर्चा, नहीं, मैं ना तिहाड़ जेल में काम करना चाहती हूँ। मैं बाहर के क्राइम के, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ में मैं तिहाड़ जेल में काम करना चाहती हूँ। उन प्रिजनर्स के ऊपर में, विमेन प्रिजनर्स का मतलब, तुरंत हमसे सवाल कई ऐसे लोगों ने पूछा, अच्छा वो क्रिमिनल, विमेन क्रिमिनल की बात हो रही है ना? हम बोले कि सॉरी, विमेन क्रिमिनल और प्रिजनर्स में बहुत फर्क है। आपने तो जेल का नाम सुनते ही उसे अपराधी घोषित कर दिया। वो बेचारी निर्दोष कहां से, कोर्ट से पहले ही आपने, ये नहीं समाज की बात मैं कह रही हूँ विभा जी, आप जेल के नाम सुनते ही व्यक्ति को अपराधी बना ही दिया। उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई कि आप अपराधी हैं या नहीं है, कोर्ट तो बात। ये हमारी ऐसी मानसिकता। कृष्णा पूरे घर में उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके लिए हम लोगों ने अलग घर एक बनाकर उसके साथ उसको जोड़ने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो प्यार, जो घर वाली बात, जैसे आपको तकलीफ हो रही है, आपके पास में जब आर्ट ऑफ लिविंग में काम करते थे, तो वहां भी एक आपकी कम्युनिटी थी, एक आपका परिवार था, वहां पे लोग थे। लेकिन आज आप अपने परिवार के लिए, जो प्राथमिक परिवार है, उसके लिए आपको पीड़ा महसूस हो रही है। वो औरतों को तो, बहन जब एक बार जेल में गई, तो उनको कभी भी परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, और समाज में इतनी स्टिग्माइज हो जाती हैं कि वो समाज में बता ही नहीं सकती कि नहीं मैं निर्दोष होकर बाहर आई, मुझे फैसला भी मिला है कि मेरे पास में कोई। तो इंदिरा जी, ये समाज का नजरिया है। इंदिरा जी, एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जैसे, क्योंकि हम पुनर्वास की बात कर रहे हैं, हम महिला या पुरुष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम उन तमाम नहीं, दोनों को अलग करना पड़ेगा विभा जी। पुनर्वास में दोनों की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग पीड़ाएं हैं, और दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हम समाज में अपराध को समाज से अलग कर पाएंगे। जी, अभी आप जिन महिलाओं की आप बात कर रही हैं, क्या स्थिति रही उनकी? अगर वो समाज उनको अपनाए ना, परिवार उनको अपनाए ना, तो वो महिलाएं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कैसे अपना गुजारा चलाती हैं? जी, जनरली तो एक ऑफिशियल, जैसे हमारे साहब बोल रहे थे कि उनके लिए व्यवस्था होती है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला। उसके जेल के बगल में ये भाई को पता होगा, आर्ट ऑफ लिविंग में है वो, निर्मल छाया, और एक और स्नेहालय करके है, शॉर्ट स्टे होम हम लोगों का।
तो ये सब में आपको पुनर्वास के लिए उनको सिखाना, उनको स्किल करना, उनको काम करना, लेकिन परिवार की भरपाई कहीं नहीं हो सकती। और एक हमने पूर्व बंदी एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर के माध्यम से एक हमने विंग बनाया, पूर्व बंदी कल्याण परिषद। जो बंदी तो रह चुके हैं, लेकिन अब समाज में सिर्फ मैं और आप नहीं, बल्कि ये लोग समाज में क्राइम फ्री सोसाइटी का मुहिम चलाएंगे और समाज इसको एक्सेप्ट करे। 2018 और 19 के बीच में हमारे साथ में बहुत ऐसे तिहाड़ जेल से छूटे हुए भाई, ये आप जानते भी हैं, जब पीछे 2000 ये महाराष्ट्र सदर में जब हमारा कार्यक्रम था, तो वहाँ बहुत सारे हमारे बंदी भाई, जो पूर्व बंदी भाई थे, वो आकर स्टेज को सुशोभित किए और अब मुख्य धारा में वो जी रहे हैं। क्योंकि हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, हम संसार को नहीं बदल सकते, 2 कोना को लेकर अगर हम काम करें, उस कॉर्नर में तो हम उजाला कर सकते हैं ना। उन लोगों के साथ में देखकर और भी लोग ऐसा काम कर सकते हैं। और उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं अलग से उनकी पूरी व्यवस्था मैं करके दे रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ज्वाइंट हैंड वॉलंटियर्स और सरकार भी इन चीजों को एक माध्यम तो बनिए, उनको रास्ता तो दिखाइए। अब ये यहाँ पर बैठ के जहां भी है, मुझे नहीं पता कि कृष्णा जी का स्थान कहाँ है, रांची है, वहां पर अगर इनको एक लोकेट किया जाता, समाज में सेवा का काम इनको दे दिया जाता, इनको भी अच्छा लगता, लोगों को भी मोटिवेशन होता। लेकिन नहीं, आप तो एक बार जेल घूमकर आ गए तो फिर आप तो अपराधी ही जिंदगी भर रहोगे। तो इस स्टिग्माइज के साथ में कैसे लोग अपने जीवन को व्यतीत करें? हाँ, सबकी बात हमने सुनी और अब समय है डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आने का, क्योंकि कृष्णा जी की हमने बात सुनी, कृष्णा जी का दर्द जो छलक रहा है और कृष्णा जी ने अपनी बात रखी है। जियाउर रहमान जाफरी जी हमसे जुड़े हैं, अभिनंदन है। शिवराज खटीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और इन्होंने एक बात रखी है, मैं पढ़ना चाहूंगी कि दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ या जो यामिनी के साथ हादसा हुआ, फिर ऐसे अपराधियों के लिए कई नियम बने, पर घटनाएं कम नहीं हुई। असल में हमारा संस्कार और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपराध के तौर पर जो अपराध के लिए आकृष्ट होते हैं वो ना हो पाए। तो ये एक समाज और एक शिक्षा का जो हमारे सरकार का एक दायित्व है कि हम इस ओर भी ध्यान दें। लेकिन जैसे कि रुपेश ने भी अपनी बात कही, सर ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी बात वो नहीं कर पाए क्योंकि समय का अभाव था। हालांकि कुछ और हम जानना चाहते थे उनसे। कृष्णा जी ने अपना दिल उड़ेल के रख दिया है आज हमारे इस पटल पर। तो डॉक्टर शिवांगी, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से हिंदी साहित्य संस्थान का अभिनंदन करूंगी और कृष्णा जी, बाकी जो हमारे मंच पर गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। और कृष्णा जी के ब्रेवरी को मैं सलाम करती हूँ कि आपने अपनी भावनाओं को हमारे सामने व्यक्त किया और बहुत खुल करके व्यक्त किया। मेरे पास कुछ शब्द नहीं हैं आपकी व्यथा को सुन करके कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी समस्या है जो आप जैसे कई व्यक्ति इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो कृष्णा जी के साथ हो रहा है वो कईयों के साथ हो रहा होगा, समाज और अपराधी, समाज और व्यक्ति। हाँ, अपनी बात आप रखें, उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि प्रश्न अभी भी वही है कि पुनर्वास कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम पॉइंट पे ही एकदम तो पहली बात, हम सभी मनुष्य हैं, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, पर हमारी आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, उसके तहत हमें सजा भी मिलती है। जैसे हमें परिवार में छोटी मोटी गलतियां करने पे सजा मिलती है, तो जब हम समाज में कुछ गलतियां करते हैं या कुछ ऐसे डिसीजन बना लेते हैं किसी के साथ मिल करके, वो जो विभा दीदी ने कहा, चावल के साथ घुन भी पिसता है। तो ये हमें निर्णय लेना होगा कि हम जिस संगति में रह रहे हैं वो कैसी संगति है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम किसी कारणवश किसी आपराधिक संगति में पड़ गए हैं या उसके कारण हमें सजा मिल रही है और आप वहां पर एक सजा काट रहे हैं, तो आप बुरे नहीं हो। आपको ये समझना है कि आप बुरे नहीं हो। आपने जो चॉइसेस
सेलेक्ट की हैं वो बुरी थी। और आपको अपने आप को बुरा ना दिखा करके ये सोचना है कि ठीक है, गलतियां हुई हैं, अभी मैं आगे गलती ना करूं उसके लिए मुझे क्या करना होगा। हमें अपने आप को स्वीकार करना है कि अब हम इस परिवेश में आ चुके हैं, इस परिस्थिति में आ चुके हैं। नाउ आई हैव टू लर्न कैसे हमें जिंदगी जीनी है, किस तरीके से हम पॉजिटिव जी सकते हैं। और पॉजिटिव वर्ड जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सुन करके पॉजिटिव रह लें। उसके कुछ नियम होते हैं कि हम पहले अपने आप को स्वीकार करें, हम पहले से खुद को तैयार कर लें कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो समाज और परिवार हमारे अगेंस्ट होगा। अगर हम पहले से ही इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं ना कृष्णा जी, तो शायद हमें आज जो आप दुख काट रहे हैं और जिस वजह से आप किसी गलत सोच में आ रहे हैं या नकारात्मक सोच में आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं या मेरा बच्चा या मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है, आपने एक्सपेक्टेशन की कि मेरे जाते ही वो सब मेरे साथ होंगे और वो सब साथ नहीं है। अगर आप इस चीज को स्वीकार कर लेते कि वो मेरे इन चीज़ों को नहीं स्वीकार करेंगे और वो मेरे इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने लर्न किया होता तो शायद आप इस परिस्थिति में आते ही नहीं कि आप एक नकारात्मक सोच में चले जाते। देखिए, जीवन में ना हमेशा हमें एंगेज रहना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को सफल बना सकते हैं। अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं कि हम कहीं पे अपने आप को मानसिक तौर पे, शारीरिक रूप से या फिर अन्य तरीके से खुद को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसका एक है कि आप क्रिएटिव रहिए। अपने आप में क्रिएटिविटी देखिए, स्किल्स सिखाई जाती है सबको, पर उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। सफल वो हो पाते हैं जिनको होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे आगे जाके अपनी आय को चलाना है क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हर एक प्रिजनर ये सीख ले कि मुझे बाहर निकलते ही खुद का जीवन खुद से जीना है, तो शायद हमें उम्मीद करके खुद को दुख में या डिप्रेशन, अवसाद से ग्रसित होने की मतलब विचार ही नहीं आएगा। आज आप अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, इसका कारण है कि आपने उम्मीद की। उम्मीद छोड़ दीजिए, हम मनुष्य हैं, हमें अगर हम पैदा हुए हैं तो इस उद्देश्य से हुए कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं होने वाला। हमें अकेले ही अपने आप को बढ़ाना है। बच्चा पैदा होता है तो माँ-बाप उसको एक राह देते हैं, लेकिन वही बच्चा समझता है कि मुझे किस एरिया में खुद को आगे बढ़ाना है। आप भी यही चीज़ सीखिए। लाइफ में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ कर के हमें आगे बढ़ना होता है। और समाज तो अगर हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, एबनॉर्मल व्यक्ति हैं, हम कोई अच्छा चीज़ कर रहे हैं, कोई बुरी चीज़ कर रहे हैं, तब भी समाज हमारे ऊपर लेबल लगाएगा। हर चीज़ में समाज हमें बोल के ही जाता है। तो समाज को साइड रखते हुए हमें ये चीज़ समझना है कि हम हैं, हमें समाज नहीं बनाएगा। हमें समाज आगे नहीं बढ़ाता है, हम खुद से बढ़ते हैं। समाज की ये भूमिका होनी चाहिए कि जो स्टिग्मा जुड़े हुए हैं प्रिजनर्स के साथ में, उनको प्रिजनर्स को एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, वो भी मनुष्य हैं और उनका भी जीवन है। हमें उनको किसी भी तरीके से एक ही बात को बार-बार बोल करके उनकी परिस्थिति को और नकारात्मक नहीं करना है, क्योंकि जीवन हमें भी मिला है, हो सकता है हमारे साथ भी बुरा हो जाए। जीवन हो सकता है आपके आस-पड़ोस में आपके साथ ही बुरा हो कि आपके परिवार के साथ भी बुरा हो जाए। तो कभी भी किसी को गलत शब्द ना बोलें, उनके ऊपर लेबल ना लगाएँ, उन्हें सकारात्मक बोले जैसे तुम कर सकते हो, आगे जी सकते हो, अच्छा जीवन तुम व्यतीत कर सकते हो, ना कि अरे वो तो जेल काट के आया है, वो तो ऐसा व्यक्ति है, वो तो वैसा व्यक्ति है। ये सारे नकारात्मक शब्दों से पीछे हटना चाहिए। समाज हमसे बनता है, अगर हम सभी इस पटल के माध्यम से ये सीखें कि हमें किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक शब्द से नहीं सुशोभित करना चाहिए, बल्कि सकारात्मक बोलना चाहिए, भले वो कितना ही गलत इंसान क्यों ना हो। पता है क्या होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक राह देते हैं, तो वो अपनी नकारात्मक कृत्यों को भी छोड़ कर के आगे बढ़ने को तैयार होता है। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, उन नकारात्मक पे और नकारात्मक बोलने लग जाता है, तो व्यक्ति हठ में आ जाता है। अरे वो तो बोल ही रहा है, हम तो करेंगे। तो इन सब चीज़ों में समाज को सीखना चाहिए कि हमें किसी को भी कुछ बोलने के पहले 3 उँगली अपनी तरफ देखनी है कि हो सकता है वो चीज़ हम पे भी आ जाए। और एक ना एक दिन होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बुरा बोलोगे तो आपके साथ बुरा होगा। डॉक्टर शिवांगी, थर्ड आपकी बात जी, एक मिनट, आपकी बात से सहमत हम लोग सभी हैं, लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि कृष्णा जी एक धैर्यवान व्यक्तित्व है। हम सब बोल रहे हैं और कृष्णा जी शुरू से सुन रहे हैं। और रही बात जेल की, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था
और पॉइंट है। सौभाग्य की बात है कि कृष्णा जी आज हमारे साथ हैं और हम इन तमाम बातों पर जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले समाज की जो भूमिका है पुनर्वास के लिए वो किस एंगल से होनी चाहिए और हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब समाज है, हमसे समाज बनता है। इस पटल के माध्यम से जो तमाम दर्शक श्रोता उस ओर बैठे हैं वो सब समाज का हिस्सा है। तो हम चाहते हैं, रुपेश कुछ कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पटल के माध्यम से हम उस बात को कहकर जाएं कि समाज की हमारी और आपकी भूमिका क्या है इनके लिए। रुपेश क्या कहना चाहते हैं? जी, शिवांगी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं यदि प्रिजनर्स ये समझ लें कि भाई मेरे को उम्मीद ही ना रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन मेरा कहना है कि इंसान अपने लोगों से उम्मीद करता है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल लगता नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद रखेगा और उसे रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये समाज, हम किसी पे भी उम्मीद ही ना रहे तो हमारा तो जीवन अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जीवन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये पता है, पुनर्वास की जो बात बार बार लोग कमेंट में भी कर रहे हैं कि पुनर्वास की बात अभी भी अधूरी रह गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो जेल के अंदर रह चुका है, उसने इतनी यातनाएं, इतना टफ हो चुका है कि उसके लिए जीविका कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। कृष्णा जी आज यदि सफर कर रहे हैं तो मेन जीविका नहीं है उनका, उनकी प्रॉब्लम, वो कभी भी कहीं भी कमा लेंगे। हमारा साथ है, आर्ट ऑफ लिविंग उनके साथ है, हर कोई उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल है कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा। तो जो परिवार और समाज की जो जिम्मेदारी है, यदि वो सिर्फ प्रेम उनको दे सके, उनको अपनापन दे सके, उनके तरफ अपना एक हाथ बढ़ा सके, तो ये मुझे लगता है कि इतना ही काफी है उस इंसान को अपने पैर पे खड़े होकर के आगे जीवन से संघर्ष करने के लिए। उसे किसी बहुत पैसों की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की नो डाउट वो होनी चाहिए, लेकिन उसके बिना भी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन वो प्रेम और वो अपनेपन की जरूरत है, जिसके लिए ये सेशन परिचर्चा रखी गई है। और मैं आज पहली बार किसी परिचर्चा में ये बोलना चाहूंगा कि इस परिचर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करें और हर एक जन तक ये पहुंचाइए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस दर्द को, जो कृष्णा जी जैसे लोग हैं, उन सबका दर्द लोगों तक पहुंचे, ताकि समाज थोड़ा सेंसिटिव हो और हम उनके लिए भी, हमारे मन में प्रेम हो, अपनापन हो और हम उन्हें स्वीकार कर सके, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। वरना हम, सही बात पूछा जाए तो हम अच्छे लोगों को भी हम क्राइम के रास्ते पर ढकेल देंगे, रुपेश, जिसके जिम्मेदार हम सब होंगे। एक सवाल मेरा आपके लिए कि ठीक है, हम मानते हैं कृष्णा जी, डॉक्टर शिवांगी आप भी इत्तेफाक रखिए इस बात से कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, इंदिरा जी आप भी सुने कि कृष्णा जी को फंसाया गया। कृष्णा जी ने कोई क्राइम नहीं किया, वो एक मतलब गलत चीजों की जो सजा थी, गलत जो भी है, मैं कह सकती हूँ कि वो अपराध उन्होंने नहीं किया जिसकी सजा उनको मिली, और उनका 12 साल जो है वो बहुत ही कष्ट में बीता और उससे ज्यादा कष्ट वो अभी पा रहे हैं। लेकिन उन तमाम अपराधियों का क्या, जो अपराधी वाकई बहुत संगीन जुर्म करते हैं, उसकी सजा पाते हैं, बाद में वो बाहर आते हैं और अगर वो कहते भी हैं कि मैं सुधर गया हूं, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, गारंटी कौन लेगा? इस पर अगर पुनर्वास की हम बात करें तो कैसे कर पाएंगे हम? कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं, हम सुनेंगे। जी कृष्णा जी, जी कहिए, कृष्णा जी कहिए। ऐसा है कि ऐसा है कि जेल में रहते हुए काफी जो है अपराधियों से मेरी मुलाकात हुई और अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से जज किया कि जो अपराधी प्रवृत्ति ठीक है कि लोग वहां नहीं है, जो गलती से फंस गए, फंसा दिए गए, या फिर अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले आए कि अपराध हो गया, गलती से हो गया, वैसे लोग भरे पड़े हैं। अपराधी जो है जेल के अंदर है ही नहीं। जो आदतन अपराधी हैं वो आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं।
तो कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि वो अपराधियों को रोक नहीं पा रहे हैं उस जगह पे, लेकिन जो कृष्णा जी ने जी फर्स्ट जी टाइम या फिर अकस्मात किसी तरह से या फंसा दिए गए, तो वैसे लोग वहां डंप होते चले जा रहे हैं, आप भरते चले जा रहे हैं, उसी को लोग समझ रहे हैं कि ये अपराधी हैं। उनके ऊपर एक क्राइम के अलावा उनके पास कोई केस ही नहीं है, और जिनके पास 200 केस रहते हैं वो 6 महीने के अंदर बाहर निकल जाते हैं। यस, तो आखिर ये चीज कैसे हो जाता है? मैं पूर्ण ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सहमत और मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा समय देकर इस मुद्दे पर आप सब जरूर बात करें, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। मैं चाहूंगी कि एक एक 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। रुपेश जी क्या मैं कहेंगे? ये एकदम 100% इस बात से सहमत हैं कृष्णा जी के, कि जो बड़े अपराधी हैं उनका नेटवर्क बड़ा है, वो जल्दी निकल भी जाते हैं, कानून में ऐसा है हमारा, इसका है ना। मतलब ये है कि लेकिन समाज को उन अपराधियों से खतरा है जो जेल के बाहर है, जो जेल के अंदर हाँ हैं, और जो बिल्कुल। बाहर आके अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनको गले लगाइए और जीवन जीने दीजिए। है, सही बात है जी। अ, ये एक ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि यदि कोई जेल से बाहर आकर के ये पहल करता है कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो एक बार उसे मौका देना चाहिए, और हमें रियल में उनके साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये गारंटी नहीं है कि वो अपराध छोड़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गारंटी है नहीं है कि वो अपराध करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, आप जिन पे नॉर्मल भरोसा करते हैं वो भी आपके साथ गलत कर सकते हैं, है ना। तो उसे भी एक साधारण तरीके से यदि हम लेते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। जी जी रुपेश जी, संजय जी ने लिखा है, ऐसे बाहुबली अपराधियों की कोई कमी नहीं है, देश में भरे हुए हैं। इंदिरा जी ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं, क्यों इंदिरा जी का 2-4 सामना होता रहता है। और एक और किस्सा था, डॉक्टर शिवांगी ने मुझे बताया था, क्योंकि जेल में इन्होंने भी बहुत समय नौकरी की है। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप अपनी बात रखें, लेकिन इंदिरा जी, जो मुद्दा आया है उस मुद्दे पर मैं चाहूंगी आप अपनी भी प्रतिक्रिया दें। जी, सबसे जी पहले आज देखिए, हम लोगों ने एक विषय सिर्फ इनको डिस्क्राइब करने का नहीं, बल्कि इनको सुधार और उनके जीवन में आगे कैसे समाज में एक्सेप्टेंस हो, इसकी बात की जा रही है। फाइन, बहुत अच्छा शिवानी बहन आपने बताया। लेकिन ये समाज में व्यक्ति, उन्होंने बोला कि आप परिवार से आप मतलब इत्तेफाक ना रखें, अपने मन को समझा लें, या जो भी आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से वो व्यक्ति अपने परिवार से अपनी जो भी उम्मीदें हैं उसे ना रखे। लेकिन ये भी संभव नहीं है बहन। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले लोग अपने परिवार को याद रखते हैं। अगर ऐसा होता तो माँ बाप जो बूढ़े हैं उनको पूरा धन लेके और जो बच्चा उनको छोड़ देता है, फिर भी वो उसी बच्चे को याद करते हैं। ये संभव नहीं है। उनका जो व्यवहार है वो स्वाभाविक है। गलती उनकी नहीं, गलती हम लोगों की है। हम लोगों पूरे समाज में ऐसे व्यक्ति को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, और हमारी पहल इतनी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतनी छोटी पहल क्यों है कि 2-2 4-4 करके, और समाज में उनको छोड़ने के टाइम में इवनिंग का टाइम क्यों रखा जा रहा है? वो समाज में यानी अंधेरे में निकल के चुपचाप मुंह छुपा के चले जाइए। बताइए ना कि हाँ, अगर अगर जो अपराधी ऑफेंडर है भी, जो ऑफेंडर नहीं है उनकी तो बात ही अलग हो गई, चलिए दोष मुक्त होके समाज में निकले हैं। लेकिन अगर ऑफेंडर हैं और वो उन्होंने भी सजा पाई है, बाहर निकले हैं, और उन्होंने अगर मतलब मेरा जो पूर्व बंदी कल्याण परिषद है वो उनसे पूरा परफॉर्म जितना भी है पूरा उनसे पूरा दस्तावेज के साथ में पूरा फॉर्म भरवाता है, सब लोगों से ये शपथ दे लेते हैं कि समाज में दोबारा हम अपराध की तरफ नहीं जाएंगे, दोबारा हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और जो भी बन पड़ता है बिल्कुल ठोक बजा के समाज में उजाले में सबके साथ मैं जाती हूँ, इस कंपनी में जाती हूँ, उस मीडिया हाउस में जाती हूँ, इनको जॉब दे दीजिए, इनको यहाँ रख लीजिए, इनके पुनर्वास के लिए आपको, आप इनके पास तो चलिए परिवार है, माँ इनको 9,000 कम से कम दे रही है, भगवान का शुक्र है। वो बुढ़ी अम्मा जिनको वहां पे वो डिटेनीज के रूप में है, उसकी सजा कब की खत्म है, जेल में उसको रखना नहीं है, डिटेनीज हैं, उनको बाहर कौन लेके जाएगा? वैसी महिलाओं के लिए भी हमने
गीता प्रेस से उसका गुटका लाके मंदिर में रखती हूँ कि माता ये इसको करना, ये तुम स्वाभिमान से अपने पैसे से जिंदगी गुजारोगी। तो समाज में काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है और उसको स्वीकार्यता की जरूरत है। और जो तो ये तो आप सभी को क्या ये बात सही लगती है कि समाज को अपनी सोच बदलने का, अच्छा आपने एक सवाल अभी आपने जवाब दिया कि हम शपथ दिलाते हैं कि आप दोबारा कभी अपराधी नहीं बनोगे, इस तरह से समाज को शपथ कौन दिलाएगा कि इन अपराधियों के साथ आप गलत सलूक मत करिए, आप उनको एक मौका दीजिए। समाज को सुधारने समाज में ही पूरे आप पीछे का आपको सारा फोटोग्राफ 15 अगस्त में पूरे जगह में समाज में बड़े आयोजन के साथ ही काम करती हूँ। मैं एक उसको छुपा के नहीं कि उनको स्टिग्माइज है, वो समाज से निकल के आए हैं जेल से। फिर आप सोचिए ना भैया, आपने आर्ट ऑफ लिविंग में वहां काम किया, मैडम आप भी शिवानी मैडम वहां जाके उन लोगों को समझा रही हैं, लेकिन उनके स्किल का क्या फायदा कि बाहर आके उस स्किल का यूज ही ना कर सके। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। देखिए, आपने जैसा कहा मैं सबकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? जीवन जीने का तरीका। जब हमें पता है कि ये पत्थर पे हम सिर मारेंगे और ये पत्थर पत्थर बना रहेगा और उसकी वजह से फिर मुझे सुसाइडल थॉट्स आएंगे, मेरा मन उदास होगा और फिर मैं अपनी उन क्रियाओं को करने में असमर्थ होऊंगा जिससे मैं अपना आगे जीवन जी ही नहीं सकता, तो क्या मैं उसमें उन व्यक्तियों को ये बोलूं कि आप तब भी उम्मीद रखिए जिससे हमें उम्मीद नहीं है? आप बोल रहे हैं कि परिवार, ये हम बोल रहे हैं कि हमें परिवार से उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से पूछिए जो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, जो साइकोलॉजिकली एंजाइटी, और ये सिर्फ देखिए आपने सोशियोलॉजिकल वे में एक रिसर्च किया, बट जब बात आती है साइकोलॉजी को समझना इज वेरी डिफिकल्ट। ये समुद्र के समान गहरा होता है किसी व्यक्ति के मन को पढ़ना। तो अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जो कि क्राइम करके भी ये सोचते हैं कि मैंने गलत नहीं किया, और जो क्राइम नहीं किए होते हैं वो कैसे सोचते हैं कि हमने गलत कर दिया, तो उन पर्सनालिटी में ना विभेद करके उनको उस तरीके से हम लोग साइकोलॉजिकली ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में सुसाइडल थॉट्स लेकर के ना आए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। डॉक्टर शिवांगी, यही शिवानी जी हम लोगों का एक पुल और ब्रिज का ही काम करना है ना, दोनों साइड को लेके। देखिए इंदिरा मैडम मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों से साझा करें जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जो कहानी आपने मुझे सुनाई थी, मैं चाहती हूँ हम हमारे तमाम जी देखिए बिल्कुल, थैंक यू विभा दी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए अगर आप बात करेंगे तो मैं भी जयपुर जेल में इंटरेक्ट करती थी पेशेंट्स के साथ में, या कह लीजिए प्रिजनर्स के साथ में। वो मेरे लिए पेशेंट ही थे। उसमें से एक पेशेंट से मेरा बहुत बड़ा पाला पड़ा था, जिसने मुझे दिखाया था कि वो बहुत सीधा और बहुत अच्छा इंसान है, बट वो जयपुर का डॉन था। और जयपुर के डॉन ने मुझसे ही एक टाइम पे पैसे की डिमांड करने लगा। वो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हें मेरे परिवार का भरण पोषण करना है, तुम्हें पैसे देने हैं, तुम्हें मुझे सिगरेट, बीड़ी, फोन मुझे अंदर ट्रांसफर करवाने हैं। तो लाइक दैट वो अपराधी बनाते हैं। तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। मैंने फटाफट वहां के जो जेलर साहब थे उनसे मैंने संपर्क किया। उनसे संपर्क करने के बाद भी वो मेरे पीछे कई बार पड़ा, इवन फोन करता था मुझे, अदर नंबर से कॉल आती थी, अदर क्रिमिनल्स के कॉल आने लग गए थे। तो उन चीजों में बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैं पूरा ये खुल के नहीं बता सकती, बहुत कॉन्फिडेंशियल घटना थी मेरे जीवन की। तो इस तरीके से जो अपराधी होते, इवन अगर मैं उसकी डिमांड्स को पूरी नहीं करती थी, वो अपने हाथ को और कट करता था, और ताकि उसको बाहर हॉस्पिटल ले जाया जाए और वो मुझसे फिर वो चीज करवा सके या फिर बदला ले सके, जो भी उसके इंटेंट थे। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत भयावह घटना थी। अगर मैं बात करूं उसी जेल की, तो बहुत सारे ऐसे कैदी थे ना जिन्हें सुधार की एक आशंका थी, जो कि क्राइम करके भी ये सोचते थे कि नहीं मैं सुधरूंगा, ये मुझसे हो गया है, ये मुझे चेंज करना है। और कुछ ऐसे होते थे जो कि वार्ड, आप जैसे वहां पर एक चीज होती है बाड़ा वार्ड, ऐसे होता होगा कृष्ण जी, आपको पता होगा क्योंकि आप वहां रहे हैं। और जो आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी, रुपेश जी को भी पता होगा कि ये चीजें वहां चलती हैं। बाड़े में एक साथ 75-80 लोग रहते हैं, और जो सेल होती है वहां पर एक सेल में एक ही व्यक्ति, जो कि सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है, उसको रखा जाता है। तो जो क्रिमिनल सच में है
उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, हम किसी चीज़ को देख कर के ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं हमारी जो पुलिस है या हमारे यहाँ के लॉ है वो बहुत कमज़ोर है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ़ हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको सजाएं मिली हैं। तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो क्राइम में हाँ है ज्यादा, लेकिन उसी तरीके से सारे अपराधियों को सजा भी मिलती है। उनमें से 20%, 30%। जी डॉक्टर शिवांगी, कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको और आप जैसे बहुत सारे कृष्णा है उनके लिए? सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि परिवार के लोग मेरे जैसे लोगों के साथ में कुछ लेबलर व्यवहार रखें, उनको काम दे। आज ये परिवार हमेशा जो है अच्छा भला सोचे, प्रिजनर के बारे में भी। मेरे जो पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, मेरा हेलो हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है। कृष्णा जी का नेटवर्क नहीं साथ दे रहा है। रुपेश जी, शिवांगी और इंदिरा जी, जो बातें हमने सामने रखी, जो बातें, जो भी घटनाएं हम साझा कर पा रहे हैं, कृष्णा जी का नेटवर्क आ जाएगा तो हम उनकी बात सुन लेंगे। एक बात तो तय है कि समाज हमसे बनता है और हमारा दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि उनके पुनर्वास में एक कदम हम भी लें। अगर हमारे बीच कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम उनका साथ दें। अगर उनके परिवार से बात करने की बात हो तो हम आगे आए, हम उनके परिवार से बात करें, हम उनके परिवार को समझाएं, जो हमसे बन पड़े वो हम करें, तभी समाज में सुधार की एक गुंजाइश होगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति समाज का निर्माण करता है। और कृष्णा जी आ गए हैं। कृष्णा जी अपनी बात रखिए। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? रुपेश जी, हाँ बोलिए। हाँ सुन रहे हैं। बोलिए कृष्णा जी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए, सुन पा रहे हैं। मैं कुछ बोलना बोलिए, चाहूंगा। जल्दी बोलिए। बोलिए। वीडियो नहीं चल रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। वो बहुत ही मिनिमम बताया, ठीक है। जो मेरे साथ अभी हो रहा है, परिवार के बीच में हो रहा है, जो भी हो रहा है या समाज के बीच में, वो मैंने 97% मैंने बताया। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ उनके जीवन में चल रहा है और बहुत थोड़ा उन्होंने हमें बताया है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि नेटवर्क इशू है। और मैं यही कहूंगी कि हम सब से समाज का निर्माण होता है और हम सबको, जैसे इंदिरा जी अपने लेवल पे करती हैं, डॉक्टर शिवांगी आप अपने लेवल पे कर रही हैं, रुपेश जी अपने लेवल पे कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने स्तर से एक कोशिश करें कि इनके पुनर्वास में अपना 100% दें। थोड़ा थोड़ा करके, कहते ना एक एक बूंद से सागर बनता है। और कृष्णा जी दोबारा हमारे बीच प्रकट हो गए हैं, जरा हम उनकी बात सुन ले, नहीं तो कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे। कृष्णा जी आप अपनी बात रखिए जल्दी जल्दी, समय बहुत हो गया है जी। हाँ, मेरे प्रपोजल अफसर जो हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया था कि ये व्यक्ति किसी तरह का अपराध में सम्मिलित नहीं था। और जब मैं बाहर निकल के आया, आज के डेट में भी जो प्रपोजल अफसर हैं वो मेरे संपर्क में हैं, और जिस अपराध के लिए मैं गया था उन परिवार वालों के भी संपर्क में है।
वो लोग भी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्णा निर्दोष रहते हुए भी वो जेल के अंदर चला गया। मैं जब अपने घर में अपने संपत्ति, मेरी संपत्ति अगर कुल संपत्ति अगर मुझको मिलेगी तो वो करोड़ों में होगी, लेकिन मेरे भाई परिवार सभी के द्वारा मुझको वो सब चीज बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, और ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत कि किसी तरह से मेरा मेंटली डिसऑर्डर हो जाए, मतलब मैं मानसिक रोगी हो जाऊं, ये उनकी एक मंशा है, समझ। और इस मामले को लेके थाना तक बात गई, जब थाने वाले ने ये बात को समझा कि ये व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से जेल के अंदर था और आज के डेट में ये लौट के आया है, तब उन लोगों को बोला कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को इस काम को तुरंत खत्म करना है, इनका जो भी संपत्ति बनती है भाई के बीच में वो आपको दे देना है। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा होने जा रही है, फिर भी जो है मेरे परिवार के अंदर वो चीज, वो भावना उत्पन्न ही नहीं हो रही है, और वो लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमको देना है। और इस कारण से मेरी माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, मंथ में जो है ना मैं इनको कुछ पैसा दे दूं ताकि ये अपना जीवन अकेले भी कम से कम चला सके। कृष्णा जी, क्या आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए? हाँ, इस बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ। चूंकि मेरी पत्नी और बच्चे साथ में नहीं है, पत्नी के साथ में मैं कानून का सहारा लेना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा जो है अभी क्लास 10th में है, और जिस कारण अगर मैं अभी मेरे पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का भी कानूनी आरोप लगाता हूं तो मेरे बच्चे को इस पे बहुत ज्यादा हानि होगी। ये सोच के मैं किसी तरह का कानूनी प्रक्रिया में जाना नहीं चाह रहा पत्नी के प्रति। और जहां तक बंटवारे की बात है, जहां तक बंटवारे की बात है कानूनी तौर पे, तो वो अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। अगर 2-3 महीना के अंदर, मतलब जनवरी तक अगर ये चीज नहीं फाइनल होती है बंटवारे की, तो फिर कानूनी प्रक्रिया में मैं चला जाऊंगा। ऑनलाइन आकर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये कार्यक्रम, और कृष्णा जी आप अपना ध्यान रखिएगा। इस तरह से बात करना बहुत बड़े हिम्मत की बात है इंदिरा जी, जो आप कह रहे हैं। कृष्णा जी, हमारी संवेदनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप एक सामान्य जीवन जिएं और बहुत खुश रहें। आप डिजर्व करते हैं, आप उस योग्य हैं कि ईश्वर आपको वो सारी संपदा, सारी खुशियां दे, और हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। दिनेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, और सभी से गुजारिश है कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। अंतोगत्वा आज के कार्यक्रम में एक बात साफ हो गई कि समाज की अपनी एक भूमिका है। समाज चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। समाज के लोग किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहे तो बहुत आसानी से किसी को भी दोषी करार हम दे सकते हैं, उसी तरह हम किसी को निर्दोष भी बना सकते हैं। समाज की जो भूमिका है उस भूमिका को समझने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम उन कृष्णाओं के लिए हमने एक पहल की है। हम चाहते हैं कि उनका पुनर्वास हो, वो अच्छी जिंदगी जिए, खुश रहें, क्योंकि खुशी पर सभी का अधिकार है। चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे कोई भी हो। और कृष्णा जी, विशेष आभार अपनी बात रखने के लिए, और इस तरह ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपने अपनी दिलेरी का काम किया है। उस दिलेरी के लिए हम आपको नमन करते हैं। पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि और कितना पुनर्वास के लिए बहुत काम करती हैं आप। सच्ची हीरो है, मैं कह सकती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। रुपेश, बहुत अच्छा नेक कार्य आप कर रहे हैं, और इसी तरह आप आगे बढ़ें, करें, और हमारी परिचर्चा में समय समय पर शामिल होते हैं। आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कृष्णा जी से मिलवाने के लिए भी विशेष आभार, और हमेशा की तरह डॉक्टर शिवांगी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार, क्योंकि आपने
मन को पढ़ने की जो आपके अंदर कला है, उस मन की को पढ़ने की कला को आप इतनी खूबसूरती से निकाल कर बाहर लाती हैं और संवेदनशील मुद्दों पर आपका जो भाव होता है, आपकी जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसी से हम एक दिशा पर जा पाते हैं। दिशा विहीन होते हैं जब हम परिचर्चा शुरू करते हैं और एक दिशा तक हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने जो कोशिश की, पुनर्वास की, तो हमारी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज जो चाहे कर सकता है, तो अपराधी को जब वो सजा काट कर आ चुका है, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, तो हमारा दायित्व है कि हम हृदय से, खुले हृदय से उन्हें स्वीकार करें, उन्हें मुख्य धारा से, जो समाज की मुख्य धारा है, देश की मुख्य धारा है, उससे जुड़ने में मदद करें। यही कामना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। राजेश कुमार जी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़े, ऑन ड्यूटी थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। इसी तरह परिचर्चाएं हम करते रहेंगे। अगली बार 150वीं कड़ी में कुछ और धमाके के साथ। विधा बहन, एक संदेश, एक मेरा संदेश प्लीज, एक संदेश। ये 3R पे हम सोसाइटी में हो सके तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवानी जी हैं, भैया आपके साथ रुपेश जी हैं, कृष्णा जी, आप स्वयं खुद उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं उस माध्यम से ये कहना चाहूंगी, रिफॉर्म्स, रीइंटीग्रेट, उसके बाद रिहैबिलिटेट, ये 3R पे हम सब मिलके एक साथ अपनी कड़ी में काम करें और ट्रीट एवरी प्रिजनर्स विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत आभार। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली बार परिचर्चा के 150वीं कड़ी के साथ मुलाकात होगी। कृष्णा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद, आपको बहुत शुभकामनाएं। 150वीं कड़ी आपकी बहुत सफल हो और बहुत